अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहैल और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाउ पाकिस्तान वाज किल्ड, मास्टरमाइंड बिहाइंड पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो। 1990 जहां 90s में इंडिया की पर कैपिटा इनकम $300 के करीब थी, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $400 से भी ज्यादा थी। सब कुछ बहुत ही जबरदस्त चल रहा था, लोगों के हाथ में पैसा था, इकोनॉमी भी बूम कर रही थी। जहां एक तरफ भारत इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान में चीजें अच्छी होती ही जा रही थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा था तो फिर पिछले 30 सालों में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को 13 बार बेल आउट आखिर क्यों करवाया? 20 करोड़ की आबादी वाला देश पाकिस्तान, जिसको 1947 के बाद से ही US पर ईयर $1 बिलियन से भी ज्यादा का एड देता आ रहा है, आखिर उसकी हालत इतनी खराब क्यों और कैसे हो गई? क्या इसमें USA का हाथ है या फिर पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आज भी आपसे और मेरे से छुपाया जाता है? आज पाकिस्तान की हालत बुरी तरीके से खराब है, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुका पड़ा है और आज हर एक कंट्री पाकिस्तान को एक टेरर कंट्री बोल रही है। लेकिन क्यों? ये सब कुछ आखिर हुआ कैसे? कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड आखिर है कौन? डेथ ऑफ पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 यूनाइटेड इंडिया 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और क्योंकि यहाँ पर डिवीजन रिलीजन के बेसिस पर किया गया था, तो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया को एक नई कंट्री घोषित किया गया जिसका नाम पड़ा पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने 1940 से ही ऑफिशियली मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए एक अलग कंट्री की डिमांड करना शुरू कर दिया था एंड फाइनली 8 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन पेपर्स पर साइन करती है और ईस्ट बंगाल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को मिलाकर जन्म होता है पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी तो ईस्ट बंगाल वाले एरिया का नाम पड़ा ईस्ट पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले पार्ट को नाम दिया गया वेस्ट पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के सारे लोगों को ये लगता था कि वो पाकिस्तान को मुस्लिम रिलीजन के बेसिस पर एकजुट बनाकर रख लेंगे, लेकिन 1900 किलोमीटर दूर जो ईस्ट पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान से कल्चर, लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा अलग था। पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान को 5 प्रोविंसेस मिले थे। नंबर 1 मोस्ट पार्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, नंबर 2 सिंध, नंबर 3 बलोच, नंबर 4 नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड 5th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईस्ट बंगाल। पंजाब एंड सिंध प्रोविंस की लैंड बहुत ही ज्यादा फर्टाइल थी, पाकिस्तान की सारी रिवर्स यहीं से बहती है और पंजाब पॉपुलेशन का ये मानना था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। लेकिन सिंध, बलोच और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला प्रोविंस इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। साथ ही साथ ईस्ट बंगाल, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर जूट की प्लांटेशन सबसे ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन द थिंग वाज कि जूट को प्रोसेस करने वाली सारी की सारी मिल्स वेस्ट बंगाल के अंदर थी और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि पूरे पाकिस्तान की 55% पॉपुलेशन ईस्ट बंगाल में रहती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये पूरा का पूरा रीजन एग्रीकल्चरल सेंट्रिक था और यहाँ पर एजुकेशन और डेवलपमेंट उतनी ज्यादा नहीं थी। 1956 पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया जाता है और पब्लिक एक्सेप्टेंस से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की घोषणा होती है, जिसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनती है और इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन उसके 2 साल बाद ही 1958 में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी जनरल मोहम्मद अयूब खान ने एक मिलिट्री कूप किया, जिसके बाद 1969 तक लगभग 11 सालों तक पाकिस्तान का कंट्रोल उनके हाथ में रहा। अयूब खान ने मेनली पंजाबीज को ही ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के अंदर प्रेफरेंसेस दी। क्यों? क्योंकि वहां पर एजुकेशन ज्यादा थी और इसके साथ साथ दूसरी तरफ उन्होंने बिजनेसमैन के साथ भी मिलकर काम किया ताकि उन्हें एक्सट्रीम कैपिटल सपोर्ट मिल पाए। लेकिन 1969 आते ही दूसरे आर्मी जनरल मोहम्मद आगा खान ने मार्शल लॉ को इम्पोज करते हुए 1971 तक पाकिस्तान के ऊपर रूल किया। 1970 में पाकिस्तान में पहली बार 300 सीट्स पर जनरल इलेक्शन होते हैं और ईस्ट बंगाल के लीडर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को 162 में से 160 सीट्स पर जीत मिलती है। शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शंस जीत जाते हैं, लेकिन रहमान के इलेक्शंस जीतते ही जुल्फिकार अली भुट्टो और प्रेसिडेंट खान की एक मुलाकात होती है और एक प्लान बनता है। उस प्लान के तहत मुजीबुर रहमान को वेस्ट पाकिस्तान की एक सीक्रेट जेल के अंदर कैद कर दिया जाता है। दरअसल 1906 में जब मुस्लिम लीग की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तभी से एक सेपरेट कंट्री की डिमांड उठनी शुरू हो गई थी, लेकिन उस टाइम पर सिर्फ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब रीजन को ही पाकिस्तान बनाने का इंटेंशन था।
लेकिन 1947 में जाकर ईस्ट बंगाल को भी पाकिस्तान का पार्ट बनाया गया। बट यू नो व्हाट, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम थी एक्सट्रीम कल्चरल डिफरेंसेस। एक तो ईस्ट बंगाल वेस्ट पाकिस्तान से 1900 किलोमीटर दूर था और ऊपर से बंगालीज का नेचर, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, हर एक चीज पाकिस्तानियों से अलग। इसलिए वेस्ट पाकिस्तानी कभी भी बंगालीज को अपने जैसा ट्रीट कर ही नहीं पाते थे और इसीलिए पाकिस्तानी लीडर्स कभी ये चाहते ही नहीं थे कि मुजीबुर रहमान कभी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन जैसे ही मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया, ईस्ट बंगाल के अंदर पाकिस्तानियों के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, जिसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को अपनी आर्मी तक डिप्लॉय करनी पड़ी। जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट बंगाल में बंगालीज के ऊपर एट्रोसाइड करना शुरू करती है, लोगों को और बच्चों को गोलियां मार देती है, औरतों का रेप कर देती है। और पाकिस्तानी आर्मी की इन्हीं अत्याचारों से बचने के लिए बंगालीज मुक्ति बाहिनी नाम का एक ग्रुप बनाते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इस ग्रुप को इंडियन आर्मी ने ही ट्रेन किया था। फाइनली दिसंबर 1971 इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ वॉर शुरू करती है। पाकिस्तान को वॉर में हराया जाता है और एक नया देश बनता है, बांग्लादेश। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था और इसका रीजन था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आर्मी इंटरवेंशन एंड ग्रीड ऑफ पावर। इफ यू ट्रैवल बैक इन टाइम एंड लुक एट इवेंट्स वेरी क्लोजली, तो आपको ये समझ में आएगा कि पाकिस्तान का जन्म एक्चुअली में पॉलिटिकल पावर की ग्रीड की वजह से ही हुआ था। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगता था कि वो पूरे इंडिया को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन का यूज करके एक अलग देश बनाकर ये चीज पॉसिबल है। लेकिन 11 सितंबर 1948 मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है, जिसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक अजीब सा वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसके चलते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आर्मी ने इंटरवीन करना शुरू कर दिया। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण पाकिस्तान को अपना इंस्टीट्यूशन बनाने में ही 26 साल लग गए और पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस उनके आजाद होने के 23 साल बाद हुए, जब तक इंडिया के अंदर 4 बार इलेक्शंस हो चुके थे। इफ यू लुक वेरी क्लोजली, तो आज भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है और आज तक कोई भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर कंप्लीट कर ही नहीं पाया। बट आखिर ऐसा है क्यों? 1971 जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन 1977 में फिर से पाकिस्तान के अंदर तीसरी बार मार्शल लॉ को इम्पोज किया जाता है और इस बार मोहम्मद जिया उल हक पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और जैसे ही जिया उल हक पावर में आए, उन्होंने पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन करना शुरू कर दिया। जिया ने लाइफस्टाइल से लेकर एजुकेशन तक हर एक चीज के अंदर इस्लामिक प्रैक्टिसेस को ही जोर देना शुरू किया। उसी समय दिसंबर 1979 में यूएसएसआर ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान के एरियाज के अंदर इन्वेजन करना शुरू कर दिया था और इसी चीज को इनडायरेक्टली काउंटर करने के लिए यूएसए ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि तालिबान और जैश-ए मोहम्मद को बहुत सारे वेपन्स और मॉनेटरी फंडिंग देना शुरू किया। लेकिन क्यों? यूएसए को आखिर अफगानिस्तान से कैसा फायदा? वेल, इट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेस, ऑयल, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम और बहुत कुछ। ये सारे के सारे रिसोर्सेस अफगानिस्तान में भर भर कर है, लेकिन यूएसए को अगर ये रिसोर्सेस एक्सेस करने हैं तो वो कैसे करेंगे? अ वेरी सिंपल वे टू डू दिस इज by showing the world that they care about everyone. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. At the same time, the oppressed people of Afghanistan will know the generosity of America and our allies. As we strike military targets, we will also drop food, medicine, and supplies to the starving and suffering men and women and children of Afghanistan. यूएसए को अफगानिस्तान के रिसोर्सेज चाहिए थे, लेकिन सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर एंट्री ले रहा था और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर यूएस सोवियत यूनियन के ऊपर अपनी मिलिट्री से अटैक करता है तो सारी दुनिया के सामने यूएस एक वॉर में छिड़ जाएगा रशिया के साथ, जो कि यूएस चाहता नहीं था। सो दिस इज हाउ दे डिड इट। उन्होंने सबसे पहले तालिबान और जैश-ए मोहम्मद जैसे टेरर ग्रुप्स को मॉनेटरी फंडिंग और वेपन्स देना शुरू किया, जिसके बाद ये ग्रुप्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनते गए और इन ग्रुप्स ने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर निकाला। अब यूएसए की बारी थी। यूएस ने पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो इस पूरी दुनिया के प्रोटेक्टर्स हैं, अफगानिस्तान के ऊपर इन टेरर ग्रुप्स के ऊपर अटैक करना चालू किया, लेकिन वो हार गए और इसके चलते यूएसए कभी अफगानिस्तान को कैप्चर कर ही नहीं पाया। ये कहानी 1951 में शुरू होती है। 1951 से ही यूएस पाकिस्तान को अच्छा खासा एड देना चालू कर देता है, लेकिन ये जो एड है ये इतने छोटे छोटे बिट्स एंड पार्ट्स में भेजा जाता था कि कभी दुनिया में किसी को पता ही नहीं लगता था कि यूएसए एक्चुअली में पाकिस्तान को एड प्रोवाइड कर रही है। यूएस से मिले गए वेपन्स और जिया उल हक के इस्लामाइजेशन के चलते पाकिस्तान के अंदर खूब सारे मुस्लिम टेरर ग्रुप्स बनने लगे, जिन टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान के अंदर ही ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जाता था। इस वॉर के कारण पाकिस्तान के अंदर खूब सारे रिफ्यूजीज आ गए और इसके बाद पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और बाकी मुस्लिम कंट्रीज से भी फंडिंग मिलना चालू हो गई। 1989
यूएसएसआर फाइनली अफगानिस्तान को छोड़ता है और 1990 में नवाज शरीफ को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और नवाज शरीफ ने ही जिया-उल हक के करे गए इस्लामाइजेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाना चालू किया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को रेडिकलाइज मुस्लिम एलिमेंट्स का सपोर्ट चाहिए था। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ को भी इम्पोज किया गया। जुलाई 1993 नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल मिस्टर मोइन कुरैशी को पाकिस्तान का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। मोइन कुरैशी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बहुत ही ज्यादा खराब हालत में थी उसमें सुधार करने के लिए कई सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेना चालू किए। एंड क्योंकि अब यूएसएसआर अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुका था, तो यूएसए ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाना चालू किया कि वो अपनी न्यूक्लियर टेस्ट रोक दे, ताकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर के लिए हमेशा यूएसए के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे। एंड एज यूजुअल दे मेक मनी, बट गेस व्हाट, पाकिस्तान ऐसा करने से मना कर देता है। सो अब क्या करें? वेल, दिस टाइम यूएसए प्लेज इट डिफरेंटली। यूएसए इंडिया के अंदर 1993 में हुए गए बॉम्ब ब्लास्ट को फ्रंट बनाकर इंडिया को ये कन्विंस करता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूएस को सपोर्ट करे, ताकि यूएस पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की वॉच लिस्ट के अंदर डाल पाए। और वहीं पर दूसरी तरफ यूएस पाकिस्तान को कहता है कि वो इंडिया के साथ अपने कश्मीर वाले मैटर को रिजॉल्व करे, जो कि उन्हें भी पता था कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के अगेंस्ट ये चीज एक बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग एक्शन है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन और मिलिटेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो लोग इंडिया के साथ कश्मीर के ऊपर कोई बातचीत करना चाहते ही नहीं थे। इशू बढ़ता चला गया और पाकिस्तान को कश्मीर हासिल करने के लिए अपनी टेरर फंडिंग को और ज्यादा बढ़ाना पड़ गया। और 1997 आते आते तक पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस चीज को ठीक करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को पाकिस्तान बुलाया जाता है। इसी बीच बलूचिस्तान से भी ऑटोनॉमी की डिमांड्स आने लग गई थी, क्योंकि अब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वहां पर कोई डेवलपमेंट किया ही नहीं था। उसके बाद सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लग गए, और जो पाकिस्तान एक टाइम पर मुस्लिम रिलीजन की वजह से साथ में आया था, वहीं पर मुस्लिम्स ने ही मुस्लिम्स को मारना शुरू कर दिया। साल 1998 पाकिस्तान सक्सेसफुली 5 न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करता है। सो फॉर नाउ दे आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन यूएस फॉर न्यूक्लियर पावर, एंड गेस व्हाट, द फंडिंग स्टॉप्स। एंड यू नो व्हाट, अब तक यूएस इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि जो कंट्रीज पाकिस्तान को एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड कर रही थी ना, यूएस ने पाकिस्तान की वहां से भी फंडिंग रुकवा दी। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशंस इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि पाकिस्तानी लोगों ने ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। लोग सड़क पर उतर गए, कहने लग गए कि हमारे पास खाने को खाना नहीं है और ऐसे में गवर्नमेंट बॉम्ब्स बना रही है। इसी बीच पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक ग्रुप्स को और ज्यादा सपोर्ट करना शुरू करती है। 1998 में नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को नया चीफ ऑफ आर्मी बनाया, बट वंस अगेन 1999 में परवेज मुशर्रफ ने ही नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिरा दिया। ये चौथी बार था जब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया। एंड वंस अगेन इंडिया के साथ फोर्थ टाइम एक लार्ज स्केल वॉर शुरू हुई, द कारगिल वॉर। ऑनेस्टली अगर आपको कारगिल वॉर को समझना है ना, तो आपको उससे पहले 1971 की इंडो पाक वॉर को समझना चाहिए। एंड द बेस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज इंडिया वर्सेस पाक 1971 एंड द कारगिल वॉर सागा। इन दोनों बुक्स को अच्छे से रीड करो, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि ये दोनों की दोनों बुक्स आखिर मिलेंगी कहाँ? वेल, अगर आपको भी मेरी तरह टाइम और पैसे दोनों बचाने हैं, तो आप इन दोनों बुक्स की ऑडियो बुक कुकू एफएम के ऐप पर आसान हिंदी भाषा में सुनकर भी नॉलेज ले सकते हो। यू नो, कुकू एफएम के ऊपर हजारों ऑडियो बुक्स, बुक समरीज और शोज हैं, और अगर आप मेरा कूपन कोड आदि50 यूज करोगे तो आपको अपने कुकू एफएम के साल भर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन ये जो ऑफर है ना, ये फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। लिमिटेड ऑफर है, चॉइस आपकी है। कुकू एफएम का लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन ट्राई आउट कुकू एफएम। कारगिल वॉर हार जाने के बाद 2001 में अलकायदा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक करता है। पाकिस्तान हमेशा से चाहती थी कि अफगानिस्तान के अंदर उनकी पपेट गवर्नमेंट हो, इसीलिए यूएसएसआर के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद भी उन्होंने तालिबान को सपोर्ट करना छोड़ा नहीं, क्योंकि वो ये सोचते थे कि वी विल सपोर्ट तालिबान एंड तालिबान विल सपोर्ट अस इन रिटर्न। लेकिन यूएसए को अफगानिस्तान चाहिए था और वो लोग अभी तक तालिबान को अफगानिस्तान से हटा नहीं पाए थे। इसीलिए यूएसए ने अब दोबारा से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड प्रोवाइड करना शुरू किया। सितंबर 2001 यूएसए नाटो फोर्सेस के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर अटैक करना चालू करता है, जिसके लिए उनका बेस बनता है पाकिस्तान। इस चीज की वजह से सभी मिलिटेंट ग्रुप्स को ये लगने लगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट यूएसए के साथ मिलकर पाकिस्तान के मुस्लिम्स को मारना चाहती है, जिस चीज के चलते पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो गई। इसी बीच यूएसए पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करती है कि वो अपने वजीरिस्तान वाले एरिया के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करे, ताकि वहां पर
मौजूद मिलिटेंट ग्रुप्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। यूएस के इन्फ्लुएंस में आकर पाकिस्तानी आर्मी इस ऑपरेशन को शुरू करती है, जिसके बाद पाकिस्तान के लोग और ज्यादा भड़क जाते हैं। परवेज मुशर्रफ यहाँ पर भी नहीं रुके। पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर चालू है, बट स्टिल उन्होंने कश्मीर की टेरर फंडिंग करनी चालू कर दी। एक इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने खुद ये बोला है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान का हीरो था। बट फाइनली 2011 में यूएसए की कमांडो यूनिट एक ऑपरेशन प्लान करती है और पाकिस्तान के अबोटाबाद वाले एरिया के अंदर 9/11 के मास्टरमाइंड मिस्टर उसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है। इस एक इंसिडेंट के बाद यूएसए का पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कम होना चालू हो जाता है, जिसके बाद यूएसए पाकिस्तान को एड देना बंद कर देती है। 2002 से लेकर 2011 तक यूएसए ने पाकिस्तान को $22.1 बिलियन की फॉरेन असिस्टेंस दी, लेकिन 2011 से लेकर 2021 तक ये फंडिंग कम होकर सिर्फ $7.7 बिलियन की रह गई। अभी तक पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। यूएसए हर साल पाकिस्तान को फंड्स दे रहा था और दुनिया को ये बता रहा था कि पाकिस्तान को फंड्स दिए जा रहे हैं ताकि वो लोग स्कूल, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, इन सारी चीजों को बिल्ड कर पाए। बट इन रियलिटी यूएसए वाज एक्चुअली फंडिंग टेरर ग्रुप्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। पाकिस्तान अब बेल आउट पैकेजेस के ऊपर सरवाइव कर रही थी और पाकिस्तान की ऐसी कंडीशन को देखते हुए एक कंट्री थी जिसने पाकिस्तान की इस कंडीशन के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को ट्रैक किया, एंड दैट कंट्री वाज नन अदर देन चाइना। 22 मई 2013 चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन शॉर्ट बोले तो CPEC अग्रीमेंट को साइन किया। इस अग्रीमेंट के अनुसार चाइना आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और काफी सारे SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को भी सेटअप करेगा, एंड एज अ रिजल्ट पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और लोगों को और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी। 2013 से लेकर 2020 तक चाइना ने पाकिस्तान को टोटल $24.7 बिलियन का लोन दिया, लेकिन 2013 में जो सपने पाकिस्तान को दिखाए गए थे ना, वो सपने कभी सच ही नहीं हुए। पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के टेंडर चाइनीज कंपनीज को दिए गए, लेबर भी चाइना से लाई गई। तो इन शॉर्ट पाकिस्तान के लोगों को कभी एम्प्लॉयमेंट मिले ही नहीं और पाकिस्तान की इकोनॉमी वहीं की वहीं। इसके अलावा चाइनीज कंपनीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए लो क्वालिटी का मटेरियल यूज किया और पाकिस्तान को ओवरबिल भी कर दिया। एक चाइनीज कंपनी ने $2.6 बिलियन में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनाई, जो बिल्डिंग इनॉग्रेशन से पहले ही कोलैप्स कर गई। बाद में जब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बात सामने आई कि 13 पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने खूब सारी रिश्वत लेकर काफी सारी स्ट्रक्चरल कॉम्प्रोमाइजेस को अलाउ किया था। समथिंग सिमिलर हैपेंड विद ग्वादर पोर्ट। लोन बर्डन के कारण साल 2017 में पाकिस्तान को अपना ग्वादर पोर्ट चाइना को 40 इयर्स की लीज पर देना पड़ गया, एंड इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट आर्टिकल 370 को कश्मीर से रिमूव करती है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। और इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान इंडिया के साथ इंटरनेशनल ट्रेड पर बैन लगा देते हैं। इंडिया को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा खराब कंडीशन में थी, इस बैन की वजह से अब पाकिस्तान जो गुड्स बहुत आराम से इंडिया से इंपोर्ट कर पा रहा था, वही गुड्स अब उसको बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, जिसके लिए उन्हें और ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ रही थी। साल 2020 आता है और कोविड हो जाता है। कोविड के कारण पाकिस्तान की खराब सिचुएशंस और ज्यादा खराब होने लग जाती है। इसी बीच अगस्त 2021 में यूएसए अफगानिस्तान से अपने सारे के सारे फोर्सेस को विड्रॉ कर लेती है, जिसके बाद अब उनके लिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस एकदम खत्म हो चुकी है। अब जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस खत्म तो फाइनेंशियल एड भी खत्म। और तालिबान जो कि यूएसए का साथ देने के कारण पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नाराज थी, अब उसी तालिबान को यूएसए दोबारा से वेपन्स देना चालू करता है और वही तालिबान पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करने चालू कर देते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही रही थी कि अचानक साल 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो जाती है और अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान के बचे कुचे फॉरेन रिजर्व्स भी अब धीरे धीरे और ज्यादा कम होने लग जाते हैं और आज पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि IMF ने भी उन्हें लोन देने से मना कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 30 साल में भी पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ बहुत ज्यादा खास परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट स्टिल IMF ने पाकिस्तान को 13 बार बेल आउट करवाया। द क्वेश्चन इज वाई? ये सब कुछ आखिर IMF ने किया क्यों? और अगर उस टाइम पर IMF इतनी आसानी से पाकिस्तान को लोन दे रही थी, तो फिर आज की डेट में IMF पाकिस्तान को लोन क्यों नहीं दे रही है? वेल, वन वर्ड, जियोपॉलिटिक्स। इन अ वेरी ओवर सिंप्लीफाइड वे, IMF का 17.3% फंड सिर्फ और सिर्फ यूएस से आता है,
सो टेक्निकली यूएसए इनडायरेक्टली आईएमएफ को भी कंट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा शेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और क्योंकि अब यूएसए का पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना बचा ही नहीं, उनको कोई काम ही नहीं, तो फिर वो आखिर पाकिस्तान को बेल आउट क्यों करवाए? जब तक काम था तब तक बेल आउट करवा रहे थे। आज इंडिया यूएस के साथ क्वाड का मेंबर है, जिसको इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए आज किसी भी कीमत पर यूएस इंडिया को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि इफ यू लुक एट इट इकोनॉमिकली एंड विद लॉजिक, तो इट इज नॉट अ गुड डील फॉर यूएस। और जैसा कि मैंने कहा, इंडिया वर्सेस पाक 1971 और कारगिल वॉर सागा, ये दोनों ऑडियो बुक्स आपको कुकर नहीं गाइस, तो जैसा आपने देखी भाई वीडियो, भाई ने तो पोल खोल दिया बहुत ज़्यादा। पहले तो इतनी पोल नहीं खुलती थी, ऐसी वीडियोस में हमने काफ़ी बनाई हैं, लेकिन जो इस बार भाई ने काम चौक कर रखा है भाई, और नीचे आने ही नहीं दिया। और स्टार्ट से देख लें कि उन्होंने एक एक पॉइंट आपको भाई सारा क्लियर कर दिया कि आप हमें फसाद की जड़ क्या है। इस चीज़ की बिल्कुल खुशी है कि जो चीज़ें हमें जो है ना वो नहीं इधर पता चलती, वो हम इंडियन मीडिया या यूट्यूबर्स जो है, जिस तरह लास्ट जो है ना वो नतेश भाई की वीडियो थी, उसमें उन्होंने क्लियर मैसेज दिया। बाकी जो है ना वो मेजर साहब को भी हम देखते हैं और बहुत सारे जो है ना वो भाइयों को देखते हैं, लेकिन ये कि हर किसी ने जो है ना वो एक दो मुद्दों के ऊपर जो है ना वो फोकस आजकल किया हुआ कि ये भाई आपकी जड़ है, इसको पकड़ें। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जो है ना वो एज जिस तरह हम हैं या और भी कई हैं, जिनको जो है ना वो मेन जड़ का पता लग चुका है तकरीबन कि भाई यही है। आगे जो थोड़ा सा मामला आते हैं, जिस तरह दरमियान में ये आ जाते हैं पॉलिटिशियंस, कभी जो है ना वो नून लीग है, कभी हमारे मतलब नवाज की पार्टी है, कभी इमरान खान है, कभी जरदारी है, ये दो तीन है। तो ये एक जो है ना जो हमने जो एक रिजल्ट निकाला है या जो हम इनको फील करते हैं ना, ये एक जो है ना वो जिस तरह सर्कस के शेर नहीं होते, ये मतलब उनको ऐसे एक ना बनाया हुआ है, कभी यही कभी यही कभी यही, ठीक है ना। तो इससे ये है कि अब काफ़ी हद तक जो है ना वो मामला समझ में आए कि हमारे ये जो सवाल की वजह ना वो है क्या। भाई देखो ना, अब सब आपको एक क्लियर, जब भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट आपको मिल ही जाता है जो कि आपको पहले पता ही नहीं था। लेकिन आप जितनी भी जद्दोजहद भाई कर ले, इससे होने वाला तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब हम इस फील्ड में हैं, कम से कम हम देख लेते हैं क्या रियलिटी थी, क्या बिहाइंड द सीन पीछे चलते रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको भाई अभी तक भी नहीं पता, और ना ही वो सच सुनना चाहते हैं। और ये भी बात है ना, वो क्या बोलने लग जाते हैं कि आप तो भाई, अब क्या आपको भाई बातें बताएं कि वो बोलते हैं कि आप किसी और लाइन पर लग गए। लेकिन उन चीज़ों को, इस चीज़ को वो सुने, वो देखें, फसाद की जड़ का पता चले, तो फिर वो आगे कोई निर्णय लें कि हमने भाई ये काम करना है, ये काम नहीं करना। इसीलिए तो हम बर्बाद हो गए हैं कि कोई बंदा भाई अगर उनको रियलिटी बता रहा है, अब अगर उनको रियलिटी सुननी पड़े इंडिया से, तो फिर वो क्या बोलेंगे भाई ये लोग इंडिया में। अब देखो ना, हर चीज कोई क्लियर नहीं कि किससे सुनो किसी से नहीं सुनो। आपके पास इंटरनेट है, आप हर चीज देख सकते हैं। कोई अपने से बात नहीं करता कि ऐसा कर दिया। अब जो हो गई जायल, जो हो गई, जिसको मतलब कि जो देखने नहीं चाहता वो ऐसी बातें करते भी हैं। अब देख रहे हैं कि ये बात नहीं हुई, ये बात नहीं। आपके लोग तो ये भी बातें करते हैं कि जो तुर्की में जलजला बार है ना, किसी कंट्री में, वो उसमें अमेरिका का हाथ है। ये देखो, ये देखो, मैं बिल्कुल ये इतना आपका माइंड सेट है, नॉलेज इस बात से ना 100% जो है ना यकीन करता, मतलब एक्यूरेट यह है कि बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज़ को आप हकीकत मानने लग गए कि भाई जो तुर्की में आया ना वो एक उसके पीछे भी किसी कंट्री का। यार इस हद तक कि इनको जो है ना वो मतलब पता नहीं, ये दिमाग से सोचते ही नहीं भाई। मैं पोस्ट देख रहा था कि उस पाकिस्तानी एक थी कोई जर्नलिस्ट, जी फलाना टेलो जी उसने कह दिया, उसने भाई पोस्ट बनाई वो थी, ऐसे कर लेते हैं, प्लेटों को खींच लेते हैं, प्लेटों को लगा देते हैं। उसने बोला कि एक सिस्टम भाई बना हुआ है जिसके अंदर वो छेड़खानी करते हैं और भाई जलजला आता है। और ये समझ नहीं आती कि वो भाई एक कंट्री सिलेक्ट करके भाई उन्होंने जलजला भेजना होता है। भाई मेरे बात सुनो ना, अगर उन्होंने करना होता, अगर हिम्मत होती तो वो चाइना को करते। जो चाइना उनकी मतलब के एक आंखों में रशिया को करते। ये सब बातें एक नॉलेज नहीं ना, इसलिए आपके लोग भाई इसलिए बिलीव भी कर लेती हैं इस चीज़ों पर। ये ठीक है, बारिश हो जाती है, वो मतलब कि होती है, गैस आप बारिश कर सकते हैं, वो मानने वाली बात है। बारिश भी नहीं होती, हो सकती है बारिश आप कर सकते हैं। आप ऐसे धुआं सा छोड़ते हैं तो वो बारिश होने लगती है। ये एक वार में हुई थी, अमेरिका ने की थी, आई थिंक तैवान की साइड पर, या तैवान नहीं, वो वियतनाम
या हाँ, वियतनाम के साथ शायद हुई हुई थी, हो। तो उन्होंने बारिश खुद से की थी भाई ऐसे लेकिन ये कि ऊपर क्राइसिस छोड़ के दो। ऊपर अगर बात करें ना, तो भाई हम हमेशा से इस चीज़ को जो है ना वो देखते हैं कि पाकिस्तान में एक लॉन्ग प्लानिंग की ही नहीं गई, ठीक है ना। जिस तरह जब टाइम था ना, तो उस वक्त जो है ना वो बहुत सारे, जिस तरह यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन होती है, आपने जो है ना वो चीज़ें, जिस तरह मेड इन इंडिया चल रहा है आजकल, और वो आज आपके सामने जो है ना वो उभर के आ रहा है, उसके पीछे जो है ना वो एक पूरी वर्किंग है। हाँ, उसके struggle तो पीछे भाई बहुत मेरे है, आप struggle। मेरी बात सुनो ना, आपके जो पुलिसी मेकर है ना, उन्होंने नहीं बनाई। तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपने ना। बलूचिस्तान के हालात देख लें, आप इधर मतलब के देख लें, इधर क्या यार उसका गिलगित नाम है, के। गिलगित देख लें, और देख लें चीजें, उनको आपने भाई ये एक हकूक ही नहीं दिए। आपका गरीब मतलब के जो बंदा है वो मर रहा है भूख से, और आप है कि एक ऊपर से आपको आपके ये जो मतलब के एक बैंकक्रप्ट अब हो रहा है, दिवालिया हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? ये लोग जो मतलब के ऐश परस्त जिंदगी जी रहे हैं उनके ही हाथ है। बिल्कुल। फॉरेन मतलब के आज- जो इंपोर्ट करते हैं चीजें, वो कहाँ से पैसा हम लेते जो है हैं? ना वो आईएमएफ को बहुत दोष देते हैं कि आईएमएफ के पीछे लगे। भाई जी आईएमएफ जो है ना वो इनको बहुत सारे तरीकों से जो है ना वो बता के पहले जाता है नहीं, पहले कि नहीं, भाई आप लेकिन इस तरह काम अब- करें, लेकिन ये करते नहीं। नहीं करते भाई। मेरी हाँ। बात सुनो ना, पहले नहीं, लेकिन अब आईएमएफ की चीफ ने भी ये मतलब के स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई जब तक आप मतलब के ये बड़े लोगों पर नहीं ना टैक्स डालेंगे, भाई आपकी मिडिल क्लास जब तक टैक्स नहीं ना देगी। सालाना 17 अरब डॉलर, हाँ। 17 अरब डॉलर जो है ना ये अपनी अयाशियों पे उड़ा देते हैं। अय्याशियों पर 17 अरब डॉलर आप आगे अंदाजा लेकिन लगा अब लें। नहीं, लोग पूछते हैं, लोग भाई सवाल भी पूछ रहे हैं, लोग एक नहीं, अभी जवाब भी टाइम मांग लगना है, रहे हैं। 5-10 साल टाइम अभी लगना लगने है, हैं लेकिन यार। हर चीज इनको तो है ना क्लियर तो लोगों हो को गया। समझ लेकिन होते हुए इस ना। बार भैया आईएमएफ से आपको खुश होना चाहिए कि उन्होंने ये एक पॉलिसी बनाई है, इनको उन्होंने मतलब कि लेकिन उसमें एक गरीब मुंह तो पर रगड़ा मारी गया है। ना यार। गरीब तो रगड़ा गया है, जहरी बात है। फिक्र तो फिर भी उन्होंने किया कि आप टैक्स इन मिडिल क्लास पर लगाएं। हाँ, गरीबों को ना निचोड़ें, यही अच्छा है। लेकिन यह है कि भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।